नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंदीदा कहानी परिणीता का भाग 7। चाय की बैठक से चुपचाप भाग आने के बाद ललिता शेखर के कमरे में जाकर गैस की साफ रोशनी के नीचे एक बक्स खींच लाकर शेखर के गर्म कपड़े तह करके रखने लगी। इतने में ही शेखर भी आ गया। उसे आते देखकर ललिता ने सिर उठाकर उसके चेहरे पर नज़र डाली तो एकदम भय और विस्मय से सन्नाटे में आ गई। उसके मुंह से कोई शब्द न निकल सका। किसी मुकदमे में अपना सर्वस्व हारने पर आदमी जिस तरह का मूल्य अदालत से बाहर निकलता है, ऐसी दशा में जैसे सवेरे देखने वाले लोग शाम को उसे एकाएक पहचान नहीं पाते, इतना परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही इस 1 घंटे के अरसे में शेखर के चेहरे में इतनी तब्दीली हो गई थी कि ललिता को वह और भी मनुष्य जान पड़ने लगा। उसके चेहरे पर सर्वस्व गंवाने के सारे चिन्ह जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से दाग कर अंकित कर दिए हैं। शेखर ने सूखे गले से पूछा, क्या हो रहा है ललिता? ललिता इस प्रश्न का उत्तर न देकर निकट आकर अपने हाथों में उसका एक हाथ लेकर रुआसी सी होकर बोली, क्या हुआ है शेखर दादा? कहाँ, कुछ तो नहीं हुआ? कहकर शेखर ज़बरदस्ती हंसने की चेष्टा करके जरा हंस दिया। ललिता के हाथ का स्पर्श पाकर उसके मुख में कुछ जीवन की रौनक फिर आई। वह पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने फिर वही प्रश्न किया, क्या हो रहा है ललिता? ललिता ने कहा, यह मोटा ओवरकोट रखना भूल गई थी, वही साथ के संदूक में रख देने को आई हूँ। शेखर सुनने लगा। ललिता भी अब पहले की अपेक्षा सुस्त होकर कहने लगी, पार रेलगाड़ी में तुम्हें जाड़े में बड़ा कष्ट हुआ था कि नहीं? बड़े ऊनी कोट तो साथ में कई थे, मगर खूब मोटा कोट एक भी न था। इसी से मैंने लौटकर आते ही दर्जी की दुकान में तुम्हारी माप भेजकर यह भारी ऊनी ओवरकोट बनवा रखा था। उसने एक भारी ओवरकोट उठा लाकर शेखर के आगे रख दिया। शेखर ने उसे हाथ में लेकर देखा, भाला और कहा, इसके बारे में मुझसे तो तुमने कुछ नहीं कहा था। ललिता ने हंसकर कहा, तुम बाबू साहब ठहरे, तुमसे पहले कहती तो तुम क्या इतना मोटा ओवरकोट बनवाने देते? इसीलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा, बनवा कर रख दिया। अब उस कोट को यथास्थान रखकर ललिता बोली, सब कपड़ों के ऊपर ही रख दिया है, संदूक खोलते ही पा जाओगे। देखो, जाड़ा लगते ही इसको पहन लेना भूलना नहीं। अच्छा कहकर शेखर थोड़ी देर तक एकटक ललिता की ओर ताकता रहा। इसके बाद एकाएक वह कह उठा, ना, यह हो ही नहीं सकता, किसी तरह नहीं। ललिता ने कहा, क्या नहीं हो सकता दादा, पहनोगे नहीं? शेखर चटपट कह उठा, ना, यह बात नहीं है, वह कोई और ही बात है। अच्छा ललिता, जानती हो माँ का सब सामान बंध गया क्या? हाँ, दोपहर को आज मैंने ही तो सब तैयारी कर दी है। यह कहकर ललिता और एक दफ़ा सब सामान की जांच करके संदूक में ताला बंद करने लगी। दम भर चुप रहने के बाद शेखर ने ललिता की ओर देखकर धीरे से पूछा, अच्छा ललिता, अगले साल मेरा क्या उपाय होगा, बता सकती हो? ललिता ने आंख उठाकर कहा, क्यों का अनुभव मैं ही कर रहा हूँ ललिता। शेखर ने यह कह तो डाला, मगर इस कथन को दबा देने के लिए उसी दम सूखे मुंह में प्रफुल्लता का भाव जबरदस्ती लाकर बात का रुख पलटते हुए यूँ कहना शुरू किया, किंतु पराए घर जाने के पहले कौन चीज़ किस जगह रखी है क्या नहीं है, सब मुझे दिखला जाना, नहीं तो ज़रूरत के वक्त कुछ भी ढूंढने पर न मिलेगा। ललिता ने चिढ़कर कहा, जाओ। इतनी देर बाद शेखर को हंसी आई। उसने कहा, जाओ का अर्थ तो जानता हूँ, लेकिन हंसी नहीं। सचमुच मेरे भविष्य में मेरा क्या उपाय होगा? मुझे शौक़ तो 16 आने हैं, लेकिन शौक़ पूरा करने की शक्ति पाई भर भी नहीं है। मुश्किल तो यह है कि ऐसे कामों को नौकरों से भी कराया नहीं जा सकता, वे बेगार टालेंगे। अब तो तुम्हारे मामा की तरह केवल एक धोती और एक कुर्ते में गुजर करना पड़ेगा, यही लक्षण दिखाई देता है। खैर, जो होना होगा वही होगा। ललिता झट मेज पर चाबियों का गुच्छा फेंककर भाग गई। शेखर ने चिल्लाकर कहा, कल सवेरे जरा एक दफ़े आना। ललिता ने सुनकर भी नहीं सुना। वह तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करती हुई दूसरी मंजिल में उतर गई। वहाँ से अपने घर में जाकर देखा, छत पर एक कोने में चांदनी के उजेले में बैठी अन्ना काली गेंदे के फूलों का ढेर लगाए माला गूंथ रही है। ललिता उसके पास आकर बैठ गई और बोली, यहाँ ओस में बैठी क्या करती है काली?
काली वैसे ही सिर झुकाए रहकर बोली, माला बना रही हूँ। आज रात को मेरी बिटिया का ब्याह है कि नहीं? मुझसे तो तूने कहा भी नहीं था। काली, कुछ ठीक थोड़े ही था दीदिया। अभी थोड़ी देर हुई बाबूजी ने पत्रा देखकर बतलाया कि इस महीने में आज के सिवा और लगन ही नहीं है। लड़की सयानी हो गई है, ब्याह में देर करने से हंसी होगी। जिस तरह होगा इसी आज के लगन में भांवरे पड़ जाएंगी। हाँ दीदिया, 2 रुपये लाओ, बारातियों के लिए मिठाई मंगवानी है। ललिता ने हंसकर कहा, बस रुपए लेने के लिए ही छोटी दीदिया है। जा मेरे बिस्तर पर तकिए के नीचे से ले ले। अच्छा काली, गेंदे के फूलों से कहीं ब्याह होता है? काली ने सयानी औरतों सा मुंह बनाकर कहा, होता है, और फूल न मिलने पर इन्हीं से काम चलाया जा सकता है। मैं कई लड़कियों के ब्याह काज कर चुकी हूँ दीदिया, मैं सब जानती हूँ। वह मिठाई मंगवाने के लिए झपटती हुई नीचे उतर गई। ललिता उसी जगह बैठकर उन्हीं फूलों की माला बनाने लगी। थोड़ी देर में काली ने लौटकर कहा, और सबको तो बुलावा दे आई हूँ, सिर्फ शेखर दादा बाकी हैं। जाऊँ उनसे भी कह आऊँ, नहीं तो बुरा मानेंगे। अब काली शेखर के घर चली गई। काली पक्की पुरखिन है, वह सारा कामकाज कायदे के साथ किया करती है। शेखर को खबर देकर ऊपर से नीचे आकर उसने ललिता से कहा, उन्होंने एक माला मांगी है, जाओ न छुटकी दीदिया फुर्ती से दे आओ, तब तक मैं इधर का बंदोबस्त करती हूँ। लगन का वक्त आ ही गया समझो, अब देर नहीं है। ललिता ने सिर हिलाकर कहा, यह मुझसे न होगा काली, तू ही देहा। अच्छा जाती हूँ, लाओ सबसे बड़ी वही माला उठा दो, कहकर उसने हाथ बढ़ाया। काली के हाथ में माला देते देते ललिता न जाने क्या सोचकर रुक गई। बोली, अच्छा मैं ही दिए आती हूँ। काली ने पुरखिन दाई की तरह मटक कर कहा, यही करो, मुझे तो इतने काम करने को पड़े हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। काली के चेहरे का भाव और कहने का ढंग देखकर ललिता को हंसी आ गई। एकदम पक्की पुरखिन हो गई, कहकर हंसती हुई ललिता माला लिए हुए वहाँ से चली गई। शेखर के घर जाकर किवाड़ों की झिरी से झांककर कमरे के भीतर देखा। शेखर एकाग्र मन से बैठा चिट्ठी लिख रहा है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, भीतर गई, धीरे धीरे शेखर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इतने पर भी उसे ललिता के आने की खबर नहीं हुई। तब ललिता ने दम भर चुप रहकर एकाएक चकित कर देने के विचार से अपने हाथ की उस माला को सावधानी के साथ शेखर के गले में डाल दिया और फुर्ती के साथ कुर्सी के पीछे बैठ गई। शेखर पहले तो चौंक कर कह उठा, काली है, लेकिन मुंह फेर कर देखते ही अत्यंत गंभीर बनकर रूखे रुख से बोला, यह तुमने क्या किया ललिता? ललिता उठकर खड़ी हो गई। शेखर के चेहरे का भाव देखकर वह तनिक शंकित होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? शेखर ने वैसी ही गंभीर मुद्रा के साथ वैसा ही मुंह बनाए रखकर कहा, तुम क्या नहीं जानती? तो जाओ काली से पूछाओ, आज की रात को गले में माला पहना देने से क्या होता है। अब ललिता समझी। बिजली जिस तरह तेजी के साथ चमक जाती है, उसी तरह शेखर के कथन का तात्पर्य हृदयंगम होते ही ललिता का मुखमंडल भारी लज्जा के मारे लाल हो उठा। वह नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कहती हुई तेजी के साथ वहाँ से चली गई। शेखर ने पीछे से पुकार कर कहा, जाना नहीं ललिता, सुनती जाओ, बड़ा ज़रूरी काम है। शेखर की पुकार उसके कानों तक पहुँची जरूर, लेकिन सुने कौन? वह बीच में और कहीं नहीं ठहरी, दौड़ती हुई आकर अपनी कोठरी में घुस गई और बिछौने पर आंखें मूंद कर लेटी रही। इधर 5-6 साल से ललिता शेखर के घनिष्ठ संसर्ग में रहकर इतनी बड़ी हुई, लेकिन कभी किसी दिन शेखर के मुंह से उसने ऐसी बात नहीं सुनी। एक तो गंभीर स्वभाव वाला शेखर कभी उससे हंसी मजाक करता ही न था, और अगर करता भी तो ललिता इसकी कभी कल्पना तक नहीं कर सकती थी कि वह इतनी बड़ी लज्जा की बात हंसी में अपने मुंह से कह सकता है। लज्जा से सिकुड़कर 20 मिनट के लगभग पड़े रहकर वह उठ बैठी। उधर शेखर को वह मन ही मन डरती भी थी। उन्होंने कोई बहुत ज़रूरी काम है कहकर बुलाया था। इसी बारे में सोचकर ललिता सोच रही थी कि वहाँ जाऊँ या नहीं। उठकर बैठी सोच ही रही थी कि शेखर के घर की मेहरी का बोल सुन पड़ा। कहाँ हो जी ललिता दीदी, छोटे भैया तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। ललिता ने कोठरी से निकलकर धीरे से कहा, आती हूँ, तुम जाओ। उसने ऊपर आकर किवाड़ कुछ खोले, देखा अभी तक शेखर की चिट्ठी समाप्त नहीं हुई है, वह उसी को लिख रहा है। कुछ देर तक चुप खड़े रहने के बाद अंत को धीरे से कहा, किस लिए बुलाया है?
शेखर ने लिखते ही लिखते कहा, पास आओ कहता हूँ। ललिता, नहीं, यहीं से सुनूंगी, कह दो। मन में हंसते हुए शेखर ने कहा, तुमने अचानक यह क्या कर डाला, बताओ तो भला। ललिता ने रूठकर कहा, जाओ, फिर वही बात। शेखर ने मुंह फिराकर कहा, मेरा क्या दोष, तुम ही तो कर गई। ललिता, कुछ नहीं किया मैंने, तुम वह माला फेर दो मुझे। शेखर, इसी से तो तुम्हें बुला भेजा है ललिता, पास आओ, फेरे देता हूँ। तुम आधा कर गई हो, खिसक आओ, मैं उसे संपूर्ण कर दूँ। ललिता दरवाजे की आड़ में क्षण भर चुपकी खड़ी रही, फिर बोली, सच कहती हूँ तुमसे, मैं इस तरह का ठट्ठा करोगे तो आइंदा फिर कभी तुम्हारे सामने ना आऊँगी। लाओ फेर दो। शेखर ने टेबल की ओर मुँह करके कलम उठा ली और कहा, ले जाओ, कहता तो हूँ। ललिता, तुम वहीं से फेंक दो। शेखर ने गर्दन हिलाकर कहा, पास आए बिना नहीं पाओगी। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, कहकर खफा होकर ललिता चली गई। शेखर ने चिल्लाकर कहा, लेकिन आधा हो गया, हो जाने दो, हो जाने दो। कहती हुई ललिता सचमुच क्रोध करके चली गई। वह चली तो ज़रूर गई, लेकिन नीचे नहीं गई। पूर्व की ओर की जो छत खुली हुई थी, उस पर एकांत में जाकर रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी हो गई। उस समय सामने आकाश में चंद्रमा निकल आया था और जाड़े की मलिन चांदनी चारों ओर छाई हुई थी। ऊपर स्वच्छ नीला आकाश था। ललिता एक बार शेखर के कमरे की ओर नज़र डालकर ऊपर मुंह करके देखने लगी। इस समय उसकी आंखों में जलन होने लगी। लज्जा और रोष के वेग से आंखों में आंसू भर आए। वह इतनी नन्ही नहीं है कि इन सब बातों का मतलब पूरी तरह समझ न सके। फिर उसके साथ वह मर्म स्थल में चोट पहुंचाने वाला उपहास करने की क्या ज़रूरत। वह कितनी तुच्छ है, कितनी नीची दशा में है, यह समझने लायक उसकी अवस्था हो चुकी है। वह निश्चित रूप से जानती है कि अनाथ और निरुपाय समझकर उसको सभी आदर, यत्न और प्यार करते हैं। शेखर भी इसी दृष्टि से उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है और शेखर की माता भी करती हैं। उसका अपना संसार में कोई नहीं है। उसका सच्चा दावा किसी के ऊपर न होने के कारण ही गिरीन्द्र बिल्कुल गैर होकर भी उसका उद्धार कर देने की बात मुँह से निकाल सका है। ललिता आंखें मूंदकर मन ही मन कहने लगी, इस कलकत्ते के समाज में उसके मामा की अवस्था इन शेखर वगैरह के मुकाबले में कितनी हीन है। उसके मामा का स्थान इन लोगों से कितना नीचे है। वह उसी गरीब मामा के आश्रित है, उनके गले की फांसी है। उधर बराबर के धनी प्रतिष्ठित घर में शेखर के ब्याह की बातचीत हो रही है। 2 दिन पहले हो या पीछे, एक न एक दिन उसी घर में शेखर का ब्याह होना एक प्रकार से निश्चित है। इस ब्याह में नवीन राय के कितने तोड़े हाथ लगेंगे, इसकी चर्चा भी वह शेखर की माता से सुन चुकी है। फिर क्यों आज अकस्मात इस तरह शेखर दादा उसका अपमान कर बैठे। यही सब बातें ललिता सामने आकाश में शून्य दृष्टि स्थापित किए ध्यान मग्न सी होकर सोच रही थी। एकाएक चौंक कर मुँह फेरा तो देखा शेखर चुपचाप पीछे खड़ा हंस रहा है और थोड़ी देर पहले उसने जिस ढंग से शेखर को माला पहनाई थी, उसी तरह वही गेंदे के फूलों की माला उसके गले में लौट आई है। रुआई के वेग से उसका गला रूंध आया, तथापि उसने जोर करके विकृत स्वर में कहा, क्यों ऐसा किया? तुमने क्यों किया था? मैंने कुछ नहीं किया। कहने के साथ उसने झटका देकर उस माला को तोड़ डालने के लिए उसमें हाथ लगाया ही था कि अचानक शेखर की आंखों को देखकर वह रुक गई। फिर माला को तोड़ डालने की हिम्मत न पड़ी, मगर रोती हुई बोली, मेरे कोई नहीं है, इसी से तो तुम इस तरह करके मेरा अपमान कर रहे हो। शेखर अब तक खड़ा मुस्कुरा रहा था। ललिता की यह बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गया। ये तो बालकों की बातें नहीं हैं। शेखर ने कहा, मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ और तुम मेरा अपमान कर रही हो? ललिता ने आंसू पोंछकर डरते डरते कहा, मैंने कब तुम्हारा अपमान किया? शेखर ने दम भर ठहर कर सहज भाव से कहा, अभी तनिक गौर करके देखने से तुम्हें मालूम हो जाएगा। आजकल तुम बहुत अधिक मनमानी कर रही थी ललिता। विदेश जाने से पहले उसी को मैंने बंद कर दिया है। अब शेखर चुप हो रहा। ललिता ने फिर कुछ नहीं कहा। वह सिर झुकाए खड़ी रही। भरी चांदनी के उजेले में दोनों को चुपचाप खड़े थे। केवल नीचे के खंड में काली की गुड़िया के ब्याह का शंख बज रहा था और उसी का शुभ्र शब्द बार बार सुनाई पड़ता था। कुछ देर चुप रहने के बाद शेखर ने कहा, अब यहाँ ठंड में ना खड़ी रहो, नीचे जाओ। जाती हूँ कहकर ललिता ने इतनी देर बाद शेखर के पैरों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर खड़े होकर धीरे से पूछा, मैं क्या करूँगी, बताए जाओ। शेखर हंसा। एक बार तनिक दुविधा हुई, मगर उसके बाद उसने दोनों हाथ बढ़ाकर ललिता को खींचकर छाती से लगा लिया और झुककर उसके अनूठे मधुर अधर में होंठ छुआकर कहा, मुझे अभी
कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा ललिता, आज से आप तुम सब समझने लगोगी। ललिता के सारे शरीर में रोमांच हो आया। वह हटकर अलग खड़ी हुई और बोली, अच्छा, अकस्मात तुम्हारे गले में माला पहना देने से ही क्या तुमने ऐसा किया? शेखर ने हंसकर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जी, यह बात नहीं है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन कुछ निश्चय न कर पाता था। आज निश्चय कर लिया। आज ही मुझे ठीक तौर से इस बात का अनुभव हुआ कि तुम्हें छोड़कर मैं रह ना सकूँगा। ललिता बोली, मगर तुम्हारे पिता सुनकर आपे से बाहर हो जाएंगे। माँ भी सुनकर दुखी होंगी। यह न होगा। शेखर बीच में ही बोल पड़ा, यह सच है कि बाबूजी सुनकर आग बबूला हो जाएंगे, मगर माताजी ज़रूर खुश होंगी। खैर, अब चाहे जो हो, जो होना था हो चुका। अब हम या तुम कोई इसे मेट नहीं सकता। जाओ, नीचे जाकर माताजी को प्रणाम करो। तो दोस्तों, ये था परिणीता का भाग 7वां। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।